हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। आज हमारे पास है क्विज, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थोड़ा सा टफ है ना। बच्चों ने ही भेजा है कि मैडम ये क्विज करवा दो, तो फटाफट हम इस क्विज को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पूरा क्विज हिंदी में है, बट अगर आपकी इंग्लिश मीडियम है तब भी कोई टेंशन नहीं है ना। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। थियरी तो पढ़नी नहीं है, थियरी तो आपके दिमाग में है फिट, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, जब फेरस ऑक्सीलेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेट करते हैं तो फेरस और ऑक्सीलेट और डाइक्रोमेट के मिली इक्विवेलेंस बता दो, ठीक है। तो बेटा मीडियम कौन सा है, मीडियम तो दिया नहीं है, तो हम अच्छा फेरस ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा पानी में जाके, तो HIN तो मिल जाएगा, मीडियम एसिडिक ले लेते हैं, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो फेरस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा फेरिक में, तो हम कहेंगे हाँ इसमें क्या दिक्कत है, फेरस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा फेरिक में, क्या ही टेंशन है, ठीक है। प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। सिमिलरली ऑक्सीलेट जो है C2O4-2, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2CO2 और ये बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है ना। और डाइक्रोमेट, तो भाई डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या करेगा, तो हम कहेंगे खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में क्रोमियम +3। अब यहाँ Cr2 है तो ये 2 कर दो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 6 है, यहाँ 3 है, मतलब एक डाइक्रोमेट को 3, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2, तो डाइक्रोमेट क्या कहेगा कि भाई मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से 3 है ना, 6 से 3 प्लस 6 से क्या हुआ है, +3 हुआ है, तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट तो बड़ा है, सॉरी कम हुआ है, 6 से 3 बड़ा कैसे, कम हुआ है, ठीक है। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या ही है, कमी, 6 से 3 नीचे उतर गया ना, तो 6 से 3 मतलब पहले 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए, मतलब 3 इसने ग्रहण कर ली, ठीक है। फिर यहाँ ट्वाइस करना था, तो हम कहेंगे नहीं, अकेला डाइक्रोमेट 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब ये बात तो पक्की है कि जितने ये प्रॉफिट में जाएगा उतना इनका लॉस कराएगा, तो ये दोनों मिल के 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, टोटल कितना होगा 6, और ये 6, तो यहाँ 6 का लॉस होगा, यहाँ 6 का गेन होगा, ठीक है। अब मैं एक बैलेंस इक्वेशन लिख लेती हूँ, तो हम कहेंगे लिखो। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो Fe+2 2 हो गए बच्चे, है ना। ऑक्सीलेट भी ट्वाइस हो गया मेरे पास, ट्वाइस C2O4-2, ठीक है। डाइक्रोमेट तो ये तो अकेला ही काफी है ना। इक्वेशन 1 जो है, मतलब ये और ये आपकी इक्वेशन, ठीक है, इसको नंबर 3 दे देती हूँ, तो आप इसमें देख लो, है ना। ये अकेला ही 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं, तो मैं इसको अकेला ही लिख देती हूँ भाई। डाइक्रोमेट अकेला ही 6 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो इन दोनों से मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अब प्रोडक्ट साइड में देखो तो Fe+3 2 हो गए, CO2 मेरा 4 हो गया, है ना। और यहाँ देखें तो ये 2 ही रहेगा, Cr+3, और ये मेरी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो कहेंगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एटम तो बैलेंस है, खाली मैंने HIN बैलेंस नहीं किया, बाकी मेन बैलेंस है। अब हुआ क्या, मुझे तो इनके बारे में जानकारी चाहिए, Fe+2 ऑक्सीलेट और डाइक्रोमेट, तो भाई इन दोनों के मिली इक्विवेलेंस इक्वल्स टू उसका मिली इक्विवेलेंट, है ना। जितना ये लोग क्या करेंगे, लॉस करेंगे, उतना ये गेन करेगा। अब मिली इक्विवेलेंट होता है मोलैरिटी या मोल्स इनटू n फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर। तो अगर कोई पूछे मिली तुल्यांक, मिली इक्विवेलेंट, तो तुम कहोगे मोल इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो भाई ऑक्सीलेट और फेरस के मिली इक्विवेलेंट मिला के डाइक्रोमेट के मिली इक्विवेलेंट के बराबर आएंगे। एक्स और वाई की वैल्यू ऐड करेंगे तो जेड की आएगी बराबर, पर कितनी, है ना। x = y में तो वैसे ही गलत लग रहा है, क्या दोनों का एक मिली इक्विवेलेंट z के बराबर है, या फिर 2 और 6 मिला के 6z है, या फिर x+2y z है, तो हम कहेंगे यार तो चेक कर लेते। तो देखो फेरस के मोल कितने हैं, तो हम कहेंगे 2, क्या बेटा फेरस के मोल कितने हैं, 2, यही लिखूं मैं, है ना। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, फेरस के मिली इक्विवेलेंट प्लस ऑक्सीलेट के मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होंगे, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू डाइक्रोमेट के मिली इक्विवेलेंट, ये तो पक्का है।
रिडॉक्स है ना, एक तरफ प्रॉफिट है एक तरफ लॉस है, तो हम कहेंगे ठीक है इन दोनों का मिला के जितना लॉस होगा इसका अकेले का गेन होगा। अब मीली इक्विवेलेंस बताओ, तो बेटा फेरस के मोल कितने हैं 2, एन फैक्टर, तो फेरस से फेरिक में गया ना, फेरस से कहाँ गया फेरिक में, एन फैक्टर तो 1 है, आवेश में वृद्धि कितनी 1 है, प्लस ऑक्सीलेट के मोल कितने, तो मैं कहूंगी 2, इसका एन फैक्टर कितना है, तो देखो ऑक्सीलेट में x की वैल्यू बोलो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू -2, तो फिर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, तो बेटा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, तो 2x बराबर कितना हुआ 6 और x बराबर कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 3 हुआ, ठीक है। और आप यहाँ चले जाओ तो x की वैल्यू कितनी हुई 4 हुई, लेकिन वही बात हो गई कि 3 से 4 1 बड़ा, लेकिन यहाँ तुमने 2 कर दिया तो 1 इंटू 2, तो भाई अकेले ऑक्सीलेट का एन फैक्टर जो है वो 2 है। यहाँ से देख लो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसका 1 एन फैक्टर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 1 ऑक्सीलेट, तो इसका एन फैक्टर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। डाइक्रोमेट के मोल कितने, तो मैं कहूँगी 1, और एन फैक्टर कितना है, तो देखो 3 इंटू 2 6 से कम हो रहा है ना, तो इसका एन फैक्टर तो 6 है, ठीक है। अब बोलो तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 6 बराबर तो हो ही गए, है ना। तो Fe+2 के मीली इक्विवेलेंट कितने हैं, तो भाई Fe+2 के मीली इक्विवेलेंट x है ना, तो अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो बेटा अगर इसका मीली इक्विवेलेंट x है तो इसका मीली इक्विवेलेंट तो दुगना हो गया ना, तो मैं कहूँगी अगर इसकी मीली इक्विवेलेंट y है तो 2y इक्वल्स टू इसके मीली इक्विवेलेंट 6 है यानी z, तो 6 कब आएगा, जब 2 + 2 इंटू 2 करेंगे, यानी इसका x और इसका डबल कर दो 2y इक्वल्स टू z, तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है, समझ में आ गया। Fe के मीली इक्विवेलेंट 2, ऑक्सीलेट के मीली इक्विवेलेंट 4 इक्वल्स टू कितना आया 6, तो z जो है 6 आएगा, तो 2 + 4 यानी x + 2y, ठीक है, क्या टेंशन है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, देखो FeS2 से, तो बेटा FeS2 से बन रहा है Fe+3 और SO3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, FeS2 में Fe तो +2 है ना, और S2 में एक सल्फर -2 एक सल्फर 0, FeS2 में S2 -2 ले लो, 2 सल्फर का चार्ज मिला के -2 ले लो, यहाँ से ले लो S -2 और S0। अब Fe+3 और दूसरा क्या है SO3, तो बेटा SO3 में सल्फर +6 है, तो मुझे तो 2SO3 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 सल्फर है, तो मैं कहूँगी दोनों S+6। तो ध्यान से देखो, फेरस तो फेरिक में गया 1 से बड़ा, इंक्रीज बाय 1, सल्फर -2 सल्फर +6 में गया, तो इंक्रीज तो हुआ 8 का, -2 से 6 कितना बढ़ा 8, और ये वाला सल्फर 0 से 6 में गया, तो इंक्रीज बाय 6, ठीक है। तो 8 और 6 हो गया 14 और 1 15, तो यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 15, तो ये तो मैच कर रहा है। कौन सा इक्विवेलेंट वेट का मैच नहीं है, तो ये तो मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो P2H4 से P4H2, अब भाई P2H4 में P2 जो है वो +4 है, सॉरी P2 जो है वो -4 है, 4 हाइड्रोजन प्लस का, H4 है ना बेटा, +4 अलग कर दूँ तो पीछे वाले में क्या बचता है -4, तो P2 -4 है। अब आप कह रहे हो P4H2, अब ये नहीं मुसीबत है, P4H2 तो 2 हाइड्रोजन निकाल दूं तो P4 का चार्ज -2 है, ठीक है, लेकिन मुझे तो 2 पे ही बात करनी है, तो मैं कहूँगी अब आपको 2 पे ही बात करनी है, तो P2 -4 से आप गए हो P2 -1 और दूसरा भी क्या है P2 -1, ठीक है। तो मुझे तो इसका एन फैक्टर चाहिए, ये कितने बन रहा है उससे क्या मतलब, तो मैं कह रही हूँ P2 -4 से P2 -1, -4 से -1 ऊपर तो आए कम से कम, तो हम कहेंगे हाँ बढ़ा तो सही, कितना बढ़ा, तो 1 P2 पे तो बेटा 3 का बढ़ा, है ना। अब यहाँ अगर क्या होता 4 होता तो मैं यहाँ 4 करने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ 2 ही है, तो मुझे सिर्फ इसी का एन फैक्टर बताना है, तो 3 से बढ़ गया, बात समझ में आ गई। नहीं तो मैं 6 करके फिर वापस 2 से डिवाइड करूँगी तब भी यही आएगा, क्लियर। तो चलो यहाँ तो इसका 3 बढ़ा, अब फिर से क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगी देखो ये P2 -4 है, PH3 में 3 हाइड्रोजन +3, तो फॉस्फोरस क्या हुआ, तो मैं कहूँगी -3,
ठीक है, अब फिर सोचो, फॉस्फोरस यहाँ तो -4 है बेटा, यहाँ -3, तो मैं कहूँगी एक और ले लो, वो भी -3। तो तुम -4 से -6, -4 पे थे, दो जनों का चार्ज मिला के कितना है -4, यहाँ 2 तो करना पड़ेगा, तो -4 से -6 कितना डाउन हो गया, तो मैं कहूँगी 2 का डाउन हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ डिक्रीजेस बाय 2, डिक्रीज बाय 2। तो बेटा ये विषमानुपातीकरण है, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। ठीक है, तो विषमानुपातीकरण अभिक्रियाओं का जो n फैक्टर होता है ना, जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उनका n फैक्टर क्या होता है, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, तो n1 n2 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये आया मेरे पास 6/5, समझे, ये आया 6/5। ठीक है भाई, 6/5 आ गया। अब तो मुझे तो खाली P2H4 अभिकारक, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, समझे ना। मैं इतने देर से P2 क्यों चल रही थी, तो मैंने लगा यहाँ P4 है, तो मेरे को तो इसका बताना ना P2, तो मैंने इसको P2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ P2 था, यहाँ P था, तो मैंने एक और P ले लिया, ऐसे। ठीक है, तो चलो अब मुझे इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो मैं कहूँगी इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यानी 6/5। तो बेटा 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 5m/6, तो ये तो मैच हो गया 5m/6। तो वाह, चलो टेंशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला ऑप्शन देखें, तो देखो यही कर रही हूं मैं, Mn+7 है। ठीक है, यहां से आप गए हो Mn+2 है ना, और आप गए हो Mn+6। ठीक है भाई, तो देखो 7 से 2 है ना बेटा, 7 से 2, तो मैं कहूँगी पहली बार तो कम हुआ है, डिक्रीज बाय कितना कम हुआ है, 5 का, और दूसरी बार फिर डिक्रीज हुआ है ना, 7 से 6 डाउन है, 7 से 2 डाउन है, अब चेंज नहीं हो रहा है दोनों केसेस में। इस बार भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस बार डिक्रीज हो रहा है 1 का, तो टोटल डिक्रीज हो रहा है 6 का, तो मैं लगे आंसर तो m/3 है। तो बेटा टोटल डिक्रीज जो हो रहा है ना, वो 2 mn पे हो रहा है। आप तो यहाँ एक ही mn पे बात कर रहे हो, यहाँ 2 है, 2 mn है ना, 2 mn का चार्ज मिला के 6 से घट रहा है। मुझे तो एक क्रियाकारक की इक्विवेलेंट वेट तो n फैक्टर ना, एक पे बात करता है, एक mn का बताओ इक्विवेलेंट वेट, तो मैं कहूंगी कि यहाँ 6/2 करेंगे n फैक्टर, समझे ना क्यों। एक mn का चार्ज, एक mn 2 में तो जा नहीं सकता था, तो तुमने कहा नहीं 2 mn मिला के, तो ये 2 है ना, इक्विवेलेंट वेट तो मुझे Mn+7 का बताना है। ठीक है, तो जो टोटल आपका n फैक्टर है ना, उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आया 3, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो आएगा दैट विल बी m/3, तो m/3 है, तो भाई ये भी मैच कर रहा है। अब ले देंगे आंसर चौथा ही है, और तुम्हें लगेगा चौथा कैसे है, तो देखो बेरियम+2 और MnO4- पर मैग्नेट, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़े ना अगर हम, तो उसने ऐसा दिया है, देखो बेरियम MnO4 होल्ड, ठीक है, और आपका आंसर जो है, आंसर क्या है, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब जल्दबाजी करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि क्या है, MnO4- है और Mn+2 है ना, +7 से +2 में गया, 5 का डिफरेंस आया, फिर गलती कर रहे हो, यहाँ होल 2 है बेटा, यहाँ Mn+7 जरूर है, लेकिन 2 Mn है, होल 2 है, 2 Mn। ठीक है, तो 2 Mn है, तब तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के ट्वाइस करना पड़ेगा। तो अब तुम कह रहे हो 7 से 2, 5 की कमी आई, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ 2 किया, तो हम कहेंगे नहीं, 10 की कमी आई। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट होगा वो मोलर मास डिवाइड बाय 10 होना चाहिए, ना कि डिवाइड बाय 5 होना चाहिए। समझ में आई बात। तो थोड़े तगड़े क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये जो है ना, ये मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब तो मैच हो गया, तो फिर आपका आंसर ही हो जाएगा। बोलो ठीक है, ट्राई करेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो है ही, जेई के लिए देखो स्पेशली क्या है ना, ये सारे क्वेश्चन जेई के लिए है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कैसे आ गया, 1 2 ये आपका फर्स्ट निकला, सेकंड निकला, थर्ड निकला, नेक्स्ट
नेक्स्ट चलो सॉल्व है हमारे पास। देखो MnO2 का कितना भार निम्न अभिक्रिया के अनुसार 35 ml 0.16 नॉर्मल ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम में अपचयित होगा। ठीक है, चलो मैंने ऑफलाइन में करा दिए थे क्वेश्चन, है ना। चलो इसलिए स्लाइड बनी हुई रहेगी, है ना। चलो अब क्या करें, दिमाग लगाओ। देखो MnO2 का कितना भार निम्न अभिक्रिया के अनुसार 35 ml 0.16 नॉर्मल ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम में अपचयित होगा। रिएक्शन ये रही बेटा, ठीक है। अब देखो MnO2 में Mn+4 है और अभिक्रिया के दौरान ये Mn+2, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई इसका एन फैक्टर तो 2 है। और ऑक्सैलिक एसिड ये रहा, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड में आपको ऑक्सैलिक एसिड की तो नॉर्मलिटी और है ना सब दे ही रखा है वॉल्यूम, तो एन फैक्टर निकालने की जरूरत है नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि मिली इक्विवेलेंट MnO2, भाई एक का ऑक्सीकरण एक का अपचय नहीं होगा ना, तो बस MnO2 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में गेम है, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंस बराबर कर दो। मिली इक्विवेलेंट MnO2 के इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट आपके ऑक्सैलिक एसिड के। अब मिली इक्विवेलेंट होता है बेटा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों ही दे रखा है ना, तो मैं कहूंगी हाँ इसका वॉल्यूम तो 35 है, इसकी नॉर्मेलिटी 0.16 है, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट इसके बताओ, तो तुम कहोगे इसका तो ना तो नॉर्मेलिटी है ना वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। नॉर्मेलिटी क्या होती है ना, N/V करना है ना। नॉर्मेलिटी क्या होती है, भार बटे तुल्यांकी भार। तो भार तो ये पूछ ही रहा है MnO2 का कितना भार, तो भार तो x, तुल्यांकी भार तो बेटा MnO2 का अणु भार निकालो। तो हम कहेंगे MnO2 का अणु भार तो Mn का तो 55, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये 87 है, ठीक है। भार बटे तुल्यांकी भार है ना, ये तो अणु भार है। तुल्यांकी भार क्या होगा, तो मैं कहूंगी 87/n फैक्टर। तो MnO2 का n फैक्टर देखो 4 से 2 में जा रहा है ना, 4 से कितने में जा रहा है, 2 में, है ना। कम हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, एक MnO2 की कितनी कम हो रही है, 2, तो इसका n फैक्टर 2 है, तो डिवाइड बाय 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 87 डिवाइड बाय 2, तो 87 इधर 2 इधर, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, तो N/V करना है ना, तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा ये। बस अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 35 × 0.16, फिर 87 ऊपर ले लो, इंटू 87 डिवाइड बाय 2000, ठीक है ना। यहाँ तुम x की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व तुम्हें करना है। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा 0.2468 ऐसा कुछ है, तो हम कहेंगे 0.24 ग्राम्स। समझ में आ गया, ठीक है। भाई रिडॉक्स है ना, एक का प्रॉफिट एक का लॉस, तो जिसका प्रॉफिट उसके मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जिसका लॉस उसके भी मिली इक्विवेलेंट, दोनों को बराबर कर दो, बात खत्म करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, ये तो वही है, ओके। सारे ही सॉल्व कर दिए क्या हमने, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अम्लीय माध्यम में KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब अम्लीय माध्यम में KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है मतलब, तो भाई दूसरे का तो ऑक्सीकरण करेगा, है ना। और अम्लीय माध्यम में KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस Mn+2 में बदल जाएगा। तो बेटा यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, डिक्रीज कितने का है 5 का, डिक्रीजेस बाय 5, कमी जो आ रही है ना वो 5 की आ रही है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो n फैक्टर है ना बेटा, यहाँ n फैक्टर जो है वो 5 है, ठीक है। मान लेते हैं n फैक्टर 5 है। अब क्या करें, तो देखो बस अब हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें इसका भार ही तो निकालना है। तो बेटा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, भार बटा तुल्यांकी भार, है ना, इनटू 1 वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। और तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार होता है अणु भार अपॉन n फैक्टर, ठीक है। और n फैक्टर क्या होता है, ये जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ रहा है ना, डिक्रीज बाय 5, ये 5 क्या है, ये n फैक्टर है।
और अणुभार KMnO4 का 158 दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी नॉर्मेलिटी तो मुझे पता ही है, कितना सॉल्यूशन बनाना है, 0.05 नॉर्मल बनाना है, इक्वल्स टू भार, तो भाई वही तो फाइंड करना है, अपॉन तुल्यांकी भार यानी अणुभार बटे एन फैक्टर, तो अणुभार तो 158 है और एन फैक्टर इसका 5 है, तो 158 यहाँ ले लो, 5 ऊपर ले लो, है ना, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम लीटर है इसलिए 1000 किया नहीं, तो 4, तो यहाँ से तुम्हें भार निकालना है 158 इंटू 0.05 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब 158 का 4 गुना कर लो, 400 और 5 600 और 8 चौक 32, 632 डिवाइड बाय 100, तो 6.32 आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 6.32 ग्राम्स, यानी कि करेक्ट आंसर 3। क्लियर है, सिंपल है, डाउट नहीं यहाँ तक भी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपाउंड में X, Y और Z है, यदि तत्वों के ऑक्सीकरण अंक क्रमशः 3, 5 और 2 है, ठीक है। देखो एक तो X है, Y है और Z है, ठीक है। X का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Y का 5 है और Z का -2 है। फॉर्मूला बता ना, जितना पॉजिटिव होता नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव मिला के तो 8 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो -8 + 8 बराबर हो जाएगा, लेकिन अकेले Z4 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर ये तो बैठेगा नहीं, तो मुझे क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं ये लेती हूँ Y2, तो देखो Y2 मतलब 5 की जगह 10 हो गया, X भी होल 2 यानी ये 6 हो गया, और Z3 मतलब -6 और फिर होल 2 मतलब -12, तो सेट तो नहीं हो रहा, तो पहला तो वैसे ही गलत था, दूसरा भी गलत है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा, है ना, प्लस का 16 और प्लस माइनस का 12 आ रहा था, तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं बैठेगा, ये गलत हो गया। यहाँ जाते X3, तो देखो X3, X की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 × 3, फिर Y होल 3 तो 5 × 3, और Z4 है, मतलब पहले 4 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 दूनी 8 और 3 8 मल्टीप्लाई विथ 3, तो मैं कहूँगी -24 है। अब यहाँ देखो ये प्लस का 15 है और ये प्लस का 9 है, तो 15 और 9 19 और 24 हो गया, और माइनस का 24, तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन व्यवहार करता है केवल ऑक्सीकारक, तो बेटा ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेंट जो क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, स्वयं, तो हम कहेंगे स्वयं अपचयित होगा, खुद इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, स्वयं अपचयित होगा, मतलब खुद का ऑक्सीकरण संभव नहीं है। खुद का ऑक्सीकरण क्यों संभव नहीं है, अगर कोई तत्व मध्यवर्ती अवस्था में है तो ऑक्सीकृत भी हो सकता है और अपचयित भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में तो अब उसका खुद का ऑक्सीकरण संभव नहीं है, तो अब वो ऑक्सीकारक ही बनेगा, अब वो अपचयक तो बन नहीं सकता, है ना, अब उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत नहीं। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में कौन है, देखो तो हम कहेंगे ये KMnO4 है, यहाँ Mn जो है वो +7 है, तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हमने पढ़ा था जब कोई तत्व अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो केवल और केवल ऑक्सीकारक ही बन सकता है, क्योंकि अब खुद का तो ऑक्सीकरण संभव है नहीं, अब दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकता है, तो हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, बाकी कोई भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं है, चेक कर लो, सल्फर 4 हो रहा है, 6 होना चाहिए अधिकतम, तो फिर पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 है तो -2 भी होता है, 0 भी होता है, तो मध्यवर्ती है, और जब इसका है तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ तो Mn 6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 मोल KMnO4 द्वारा अम्लीय माध्यम में पृथक पृथक, KMnO4 Mn का M कैपिटल लिखेंगे, पृथक पृथक FeSO4, H2C2O4
और Fe2O4 के कितने मोल ऑक्सीकृत किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो पहले तो माध्यम आपका कौन सा है, अम्लीय। तो पहले तो ये ध्यान रखो बेटा, अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस खुद तो Mn+2 में बदल जाता है। अब आपने पढ़ रखा है यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। 7 से 2 कम हुआ कितना, 5। तो ऑक्सीकरण अवस्था में कमी मतलब अपचयन, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये तो कहेगा मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दो कुल मिला के। अब देखो अम्लीय माध्यम में यह फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है ना, तो हम कहेंगे फेरस तो Fe+2 है और ये Fe+3। तो फेरस तो फेरिक में जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो 5 गेन करने, तुम्हारा एक का लॉस होगा तो मेरे क्या फायदा होगा, तो तुम कहोगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 मोल KMnO4 या 1 मोल MnO4 माइनस इसके 5 मोल का लॉस करेगा। 5 मोल Fe+2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो पहला तो 5 होना चाहिए, तो देखो पहला आंसर 5 इधर ही है, बाकी तो सेट हो नहीं रहे, तो आंसर तो मुझे मिल ही गया, लेकिन बाकी भी चेक करने। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड है तो आयन तो ऑक्सीलेट लो, H में तो कोई चेंज होता नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है ऑक्सीलेट ले लो, C2O4 - 2 और हमने पढ़ा था ये 2CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो कहेगा मैं 2 का ही लॉस करूंगा, ये कहेगा मुझे 5 का गेन कराओ। ठीक है ना, अब वहां 2 है यहाँ 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, मैं इसको 3 कर देती हूँ। तो भाई इधर 2 है इधर 5 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लड़ाई मत करो, बराबर हो जाओगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ऐसा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, KMnO4, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, ताकि ये क्या बन जाए, 10 बन जाए। ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर इनको मिलाना है तो KMnO4 वाली को तो 2 से मल्टीप्लाई करो और ऑक्सीलेट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 दूनी 10 हो गया और वो 2 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो बेटा 2 KMnO4 है ना, यही लिख दूं 2 मोल MnO4 माइनस, 2 मोल MnO4 माइनस और वहां कितने हैं 5 मोल ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन बात तो 1 पे हुई थी, 1 मोल पे। तो 1 मोल MnO4 माइनस 5/2 मोल ऑक्सीलेट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो 1 का आंसर 5/2 आएगा, तो हम कहेंगे चलो ये भी आ गया। अब फेरस ऑक्सीलेट, तो देखो ये तो मांग रहा है 5, फेरस कह रहा है मैं तो 1 छोड़ूंगा और ऑक्सीलेट कह रहा है मैं तो 2 छोड़ूंगा। तो अगर मैं फेरस और ऑक्सीलेट दोनों को मिला भी दूं, है ना, तो ये फेरिक बनेगा, वो CO2 बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 3 ही छूटेंगे। ये समीकरण 4 दोनों की मिला के देखो, ये तो 1 छोड़ रहा है और वो कितने छोड़ रहा है, 2, तो दोनों मिला के 3 छोड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है मेरे को तो 5 चाहिए, तुम 3 छोड़ रहे हो, तो फिर वही बात हुई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 15 बराबर कैसे करें, वो 5 मांग रहा है, तुम 3 दे रहे हो, तो तुम अपने डेटा को 5 से मल्टीप्लाई करो और उसके डेटा को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो कहूँगी ठीक है भाई ऐसे कर लो, तो बात वही हुई। तो हमारा इक्वेशन 1 जो है 5 था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 था तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब तुम कहना चाह रहे हो 3 मोल KMnO4, हाँ भाई 3 मोल KMnO4 मतलब पर मैग्नेट MnO4 माइनस, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट Fe2O4 को ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर 1 मोल MnO4 माइनस, तो भाई 1 मोल MnO4 माइनस 5/3 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करेगा, तो 5/3 बनाना चाहिए। तो आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1। समझ में आ गया ना कैसे। ठीक है, चलो अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बन जाएंगे सारे। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक SO2 के साथ अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखो SO2 के साथ अपचायक मतलब SO2 का तो अपचयन करना है और स्वयं क्या होना है, ऑक्सीकरण।
तो मैं कहूँगी देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छुड़वा सकते। फ्लोरीन आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस तो बनेगा नहीं, तो हम कहेंगे नहीं ये तो हो नहीं सकता। KMnO4 में बेटा Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब इसका ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, तो हम कहेंगे नहीं इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। अब चाहे एक दूसरे का अपचयन, खुद का ऑक्सीकरण, तो हाईएस्ट वाला तो कर नहीं सकता। तो नाइट्रिक एसिड में भी सेम प्रॉब्लम है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन भी +5 है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कोई तत्व हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो केवल ऑक्सीकारक होता है, अपचायक नहीं होता है ना। तो मैं कहूँगी ये भी नहीं हुआ, तो फिर बचा इंटरमीडिएट वाला, तो आंसर H2S। यहाँ सल्फर -2 है, तो -2 से सल्फर 0 भी जा सकता है और सल्फर +6 भी जा सकता है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर -2 से 0 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, यानी अपचायक। दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, स्वयं का ऑक्सीकरण। तो -2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्या तकलीफ है, ठीक है फिर, है ना। और वैसे कहते हो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो अपचायक बन ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विषमीकरण मतलब डिस्प्रपोर्शियोनेशन, है ना बेटा, डिस्प्रपोर्शियोनेशन। तो आपको बताना है डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं है, ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और एज वेल एज रिडक्शन भी होता है। मतलब सेंट्रल एटम जो आपका क्रिया कारक है उनमें जो प्रभावी परमाणु है उसी परमाणु का ऑक्सीकरण और उसी परमाणु का अपचयन। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ आओगे तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, और यहाँ आओगे तो फॉस्फोरस -3 है। तो 0 से +1 अप गया और 0 से -3 डाउन गया, तो हम कहेंगे हाँ डिस्प्रपोर्शियोनेशन है। यहाँ देखो थर्ड वाली Hg2+2 है ना, मतलब मरकरी जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ मरकरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 0। तो +1 से +2 अप हुआ और +1 से 0 डाउन हुआ, तो ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन है। यहाँ पे बेटा क्लोरीन 0 है, यहाँ आओ तो क्लोरीन जो है वो +1 है और यहाँ ECl- है, तो क्लोरीन -1 है। तो 0 से 1 अप भी जा रहे हो और 0 से -1 डाउन भी जा रहे हो, तो हम कहेंगे ये भी डिस्प्रपोर्शियोनेशन है। सिर्फ ये जो इक्वेशन मिली है ना तुम्हें, यहाँ सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, करेक्ट मैच करना है, तो बेटा AlF3 में एल्यूमिनियम +3 है, P4O10 में 4x -2 × 10 = 0, तो 4x 20 और x बराबर 5 है। HClO4 में क्लोरीन 7 होता ही है और S4O6 ओवरऑल ही बतानी है ना, तो 4x -12 = -2, तो 4x 10 और x बराबर 10/4 यानी कि 2.5। तो मैच कर लो, तो भाई A का मैच S है ना, तो पहला चौथा तो गलत हो गया क्योंकि A का मैच जो है वो S है। फिर B का मैच R है, तो B का मैच तो R है। C का मैच Q है, तो C का मैच Q है, तो आंसर सेकेंड, ठीक है। मैच कर लो, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट देखो, जब Br- अम्लीय माध्यम में BrO3- से रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन निकलती है। अभिक्रिया में Br2 का तुल्यांकी भार होगा, ठीक है। देखो Br- और BrO3- है ना, ब्रोमीन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये बना दोनों Br2 रहे हैं, और मुझे ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो मुझे ब्रोमीन का एन फैक्टर दे दो, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन देखो बेटा, Br- से Br2, Br- से Br2, तो मैं कहूँगी ब्रोमीन 2 है तो 2 कर दो, और यहाँ लॉस जो है इसका 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, तो 1 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन का एन फैक्टर जो है वो 2 हो गया, ठीक है भाई, इसका एन फैक्टर 2। अब BrO3- से Br2, अब यहाँ ब्रोमीन 2 है
तो ये ट्वाइस कर दो। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बेटा, BrO3 माइनस में 5 है और यहाँ कितनी है 0 है, तो 5 से 0 जाने में आपको 5 इलेक्ट्रॉन तो गेन करने पड़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ट्वाइस चल रहे हो तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन, एक BrO3 माइनस को 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो 2 है ना बेटा, तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक ब्रोमीन पे चार्ज जो है ना वो 10 का जा रहा है, एक ब्रोमीन 10 मोल इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दे रहा है उसको। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन का एन फैक्टर 10 है, बात समझ में आ रही है ना। तो पहले अब आधी आधी इक्वेशन बनाओ, तो हम कहेंगे देखो यहाँ एन फैक्टर 2 है ना, और यहाँ एन फैक्टर कितना है 10 है। अब ये रिडॉक्स नहीं है, मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन है, रिडॉक्स तो है ना। यहाँ देखो तो भाई यहाँ Br माइनस से Br2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, जबकि यहाँ क्या हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है गेन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या दिखा रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ क्या दिखा रहा है अपचयन। तो एक बार ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज में जा रहा है, एक बार रिड्यूस होके आ रहा है, बन तो Br2 ही रहा है, लेकिन एक बार ऑक्सीकरण के दौरान बन रहा है, एक बार अपचयन के दौरान बन रहा है। यानी अगर ऐसा है इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, तो एन फैक्टर बताया था मैंने आपको, एन फैक्टर का फॉर्मूला डिसप्रपोर्शनेशन कॉम प्रपोर्शनेशन दोनों केसेस में n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो भाई दो अलग अलग एन फैक्टर है, 2 और 10। अब मैंने बराबर क्यों नहीं किया, तो भाई एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, बराबर कैसे करूं, एक बार अभिक्रिया ऑक्सीकरण दिखा रही है, एक बार अपचयन दिखा रही है ना। तो फिर ऐसी अभिक्रियाओं में एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं। तो भाई 2 × 10 अपॉन 2 + 10, तो 20/12 है ना, यानी 10/6 और 5/3, तो एन फैक्टर 5/3 है। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो m डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, तो 3 ऊपर आ जाए, तो इक्विवेलेंट वेट होगा 3m डिवाइड बाय 5। तो 3m डिवाइडेड बाय 5 यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में अच्छे से। ठीक है, पहले क्या क्वेश्चन सारे तगड़े, एक भी क्वेश्चन ना इजी नहीं है, सब क्वेश्चन चुन चुन के लिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बच्चे जेई करते रहते हैं कि मेरे को जेई के सवाल मिलाओ, जेई के सवाल थोड़े से और डिफिकल्ट आते हैं, तो ये उसी जेई वालों का ही पैटर्न है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखो, ABD यौगिक में A का ऑक्सीडेशन स्टेट -N है, ध्यान से पढ़ना इसको, है ना, -N है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फिर ABD के इतने मोल के लिए डाइक्रोमेट के इतने मोल चाहिए, तो ऑक्सीकरण के बाद A का नया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मतलब A पहले तो माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, माइनस का N है। ठीक है, अब अभिक्रिया सब हो गई और वो नई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा ही सही, है ना। तो वो नई ऑक्सीडेशन स्टेट में, नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये बताना है। ठीक है, अब मुझे तो इतना पता है कि भाई रिडॉक्स जब भी होता है तो मीली इक्विवेलेंट्स बराबर रहते हैं, ऑक्सीकारक की मीली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू उपचायक के मीली इक्विवेलेंट, मतलब डाइक्रोमेट के मीली इक्विवेलेंट, है ना बेटा, डाइक्रोमेट के मीली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू तुम्हारे ये जो ABD है इसके मीली इक्विवेलेंट, और उसमें भी इसने A को टारगेट किया। ठीक है, अब डाइक्रोमेट के मीली इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया मोल इंटू एन फैक्टर, है ना, मोल इंटू एन फैक्टर। तो डाइक्रोमेट के मोल कितने हैं, ABD के तो उतने, इसके मोल कितने हैं 1.68 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये मोल इंटू एन फैक्टर, तो डाइक्रोमेट का एन फैक्टर तो 3 होता है, डाइक्रोमेट वाली अभिक्रिया हमें पता है ना। देखो डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, तो हम कहेंगे Cr2O7 -2, 3 भी गया 6 होगा, सॉरी, Cr+3। यहाँ हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ मुझे 2 करना पड़ेगा, तो 6 से 3, है ना, तो कितने का डिफरेंस आया 3 × 2, 6 की कमी हुई, सिखा रखा है। तो भाई ये जो डिफरेंस है ना, 1 मोल डाइक्रोमेट कहेगा मैं तो 6 इलेक्ट्रॉन खाऊंगा तभी उसमें कन्वर्ट होऊंगा, तो बस वही इसका एन फैक्टर है, तो यहाँ इसका एन फैक्टर तो 6 है।
अब ABD के मोल, तो भाई देखो ABD के मोल तो इतने हैं 3.36 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब A की ही बात की है तो हो सकता है मतलब जो BD है वो, जैसे मान लो सल्फेट है तो वो फाइनल अभिक्रिया के बाद भी क्या होता है, सल्फेट ही हो जाता है। तो एन फैक्टर ओवरऑल जो है वो A के भरोसे चल रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है फिलहाल एन फैक्टर बताओ तो सही। तो ABD में एन फैक्टर बता देते हैं हम ABD का, चलो इतना भी मान लेते हैं। अब क्या करें, तो एन फैक्टर निकालो, है ना। तो एन फैक्टर हुआ मेरे पास 1.68 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3.36 इंटू 10 की पावर -3। क्या करें भाई, ये तो काट दें, और दुगना है क्या इसका, 2 और 60 का 120 और 8 दूनी 16 126, 336 आ रहा है इसका। ठीक है, 120 और 16 है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2, और 2 और 6 कितना हुआ 3, तो 3। अब 3 आंसर में टिका देना, एन वेक्टर आया है, एन वेक्टर कितना है 3 है। मतलब तो देखो आपका डाइक्रोमेट तो कह रहा है मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो अपना काम कर लूंगा, मैं Cr+3 बदल जाऊंगा। ठीक है, तो भाई आपको तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना बेटा वो A जो है वो -n ऑक्सीकरण अवस्था में है ना। A का ऑक्सीकरण अंक कितना है -n है, और आप कह रहे हो n फैक्टर जो है वो 3 है। मतलब अब इसका जो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन n फैक्टर 3 है, मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में 3 की तो कमी कर रहा है, ये अकेला 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे जा रहा है। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, तो अब इसका नया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो मतलब समझ में आ गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, इसका एन फैक्टर 3 है, तो ये A जो है ना वो तो अपनी तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना। अब आप कह रहे हो मेरे तो 6 चाहिए, ये 3 ही कर रहा है, तो वो हम मैनिपुलेट कर लेंगे, बाकी हमारे पास B D भी है ना। तो हम कहेंगे A माइनस का एन फैक्टर तो 3 है, मतलब A जो है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब मान लो पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो माइनस में थी ना, -10 थी, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो -10 में से क्या करो 3 कम कर दो, नई ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई -7 हो गई, है ना। तो पहले जो ऑक्सीकरण अवस्था थी ना बेटा वो -n थी, अब नई ऑक्सीकरण अवस्था 7 कब आएगी, जब मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूंगी, +3 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो पहले तो मैं जो भी था, अब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तो उसमें चार्ज में क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो -n +3, यानी आंसर होना चाहिए 3 -n, क्योंकि ऑप्शन बहुत तगड़े है देखो, तो -n +3 है ना, तो मेरा आंसर होना चाहिए 3 -n, क्योंकि इसने n-3 भी दे दिया तो बच्चे आधे दो लग जाएंगे, n-3 कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर क्या होगा बेटा 3 -n, क्योंकि माइनस तो पहले ही थी, अब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका चार्ज प्लस का 3 हो जाएगा, तो +3 और -n, तो 3 -n। अब -n बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, प्लस में होगा या छोटा होगा तो आंसर वैसे सेट हो जाएगा, हमें तो पता नहीं ना क्या है इसलिए, तो 3 -n इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कि ऊपर से जा रहा है 2 बार देखो धीरे, हर बार तो फास्ट फॉरवर्ड में चलते हो ना, तो थोड़ा धीरे करके देखो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है, देखो अगला क्वेश्चन है N2 + 3H2 gives 2NH3 में NH3 और N2 का अणुभार x1 तथा x2 है, ठीक है, और तुल्यांकी भार जो है वो y1 तथा y2 है, ठीक है। तो अब पहले मेरे पास N2 और 3H2, ठीक है, पहले मैं समीकरण लिखती हूँ, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब देखो NH3 का अणुभार x1 है और इसका अणुभार x2 है। अब देखो N2 से NH3 बना बेटा, तो यहां तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, N2 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 0 है, और NH3 में नाइट्रोजन क्या है, तो मैं कहूँगी नाइट्रोजन -3 है, तो आप डाउन तो गए हो 0 से -3, तो डिक्रीज बाय 3
इंटू 2, क्योंकि यहाँ n2 है, यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2, तो मेरे को n फैक्टर तो मिल गया। तो मैं कहूँगी नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जो है वो इसका अणुभार, नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे लिखा है ना, तो इसका अणुभार कितना है y2 और n फैक्टर कितना है 6। ठीक है भाई। अब NH3, तो NH3 तो चेंज हो नहीं रहा आगे, है ना, तो NH3 का n फैक्टर, तो बेटा NH3 में नाइट्रोजन तो -3 है, तो चार्ज ही तो होता है, n फैक्टर क्या होता है चार्ज, तो मैं कहूँगी NH3 में नाइट्रोजन का n फैक्टर तो -3 है, मतलब 3 है। तो अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट, तो अमोनिया का अणुभार y1 डिवाइड बाय n फैक्टर 3। ठीक है। अब इससे क्या पूछा है, इससे पूछा है y1 माइनस y2। ठीक है, तो बेटा y1 अणुभार x1 और x2 है। ठीक है, तो मैं y2 की जगह x2 लिख देती हूँ और y1 की जगह क्या लिख देती हूँ x1 लिख देती हूँ, है ना, और ये आपका क्या है, ये y2 है। ठीक है, और ये क्या है y1 है। तो y1 माइनस y2 बताओ, तो x/3 माइनस x/6 बता दो, ये है ना, y1 कितना है x/3 और y2 कितना है x/6 बता दो। तो एलसीएम ले लो, तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ 3 इंटू 6, है ना भैया, 1 2 करना जरूरी है ना, x/3 में क्या, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो एलसीएम तो मैंने ले लिया 18, तो ये क्या हो गया, तो भाई ये हो गया 6x1 माइनस 3x2 अपॉन 6x1 माइनस 3x2 डिवाइड बाय 18। अब ऑप्शन में 18 तो कहीं नहीं, ऑप्शन में 6 है, तो मैं 18 को 3 से डिवाइड कर दूँ 6 आ जाएगा, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को भी 1/3 कर दो, इसको भी 1/3 कर दो, तो ये तो 6 बैठ जाएगा। यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2x1 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो ये x2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन 1। ठीक है ना, आगे तो सेट हो ही नहीं रहा था कहीं भी, x1 माइनस x2 तो वैसे भी नहीं हुआ, है ना, बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, Cu3P और डाइक्रोमेट, आंसर है कॉपर +2, फॉस्फोरिक एसिड, क्रोमियम +3। Cu3P का तुल्यांक की बार, कॉपर फॉस्फाइड है बेटा, तो देखो Cu3P है ना, Cu3P में 3 कॉपर का चार्ज +3 है और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो ये 3 हो जाएगा, क्लियर। तो हम कहेंगे देखो यहाँ 3 से 3 दूनी 6, तो डिक्रीज बाय 6 हो रहा है, सॉरी डिक्रीज बाय कितना हो रहा है, सॉरी 3 से 6 डिक्रीज हो ही नहीं रहा, पहली बात इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 3 हो रहा है ना बेटा। यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ 3 तो पहले ही कर दिया, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 है तो ओवरऑल बैलेंस तो है ना, तो 3 से 6 बढ़ा तो सही, 3 बढ़ गया। ठीक है, लेकिन रुको, फॉस्फोरस भी तो आपका कहीं ना कहीं गया है, यहाँ तो हम गए, यहाँ फॉस्फोरस ये देखो, यहाँ फॉस्फोरस है ना -3 था और यहाँ फॉस्फोरस +5 है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगा, निकाल के देख लो, है ना, 3 + x - 2 × 4 = 0, तो x की वैल्यू 5। तो फॉस्फोरस -3 से +5, तो -3 से 0 आओ 3 और 0 से 5 आओ 5 और, है ना, 3 और 5 8 हो गया। तो भाई यहाँ तुम इंक्रीज बाय 8 कर रहे हो, यहाँ इंक्रीज बाय 3 कर रहे हो, तो टोटल तुम 11 से अपना चार्ज जो है वो बढ़ा रहे हो, तो यहाँ n फैक्टर 11 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा m/11, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो हम कहेंगे मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो 8 तो यहाँ बढ़ा रहे हो, 3 यहाँ बढ़ा रहे हो, तो 8 3 11, तो आंसर हो जाएगा m/11। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कौन सी अभिक्रिया विषमीकरण नहीं है, तो ये तो मैंने बताई थी, फॉस्फोरस यहाँ से 0 है, यहाँ +1 है
और यहाँ -3 है। यहाँ पे क्लोरीन देखो 0 है, यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ क्लोरीन +1 है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ परऑक्साइड में O2 -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं। अब यहाँ Pb है बेटा, Pb +4 है, तो Pb +2। तो फिर एक बार तो आपने कहा कि ऑक्सीकरण अवस्था में कमी तो Pb की आई, अपचयन तो Pb का हुआ, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण इसका हुआ है ना, ऑक्सीजन का, O2 -2। सेम एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये तीनों तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अंतरा आणविक। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना, इंटरमॉलिक्यूलर। अंतरा मतलब इंटर होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश से करना बेटे। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब दो अलग अलग दो यौगिक होने चाहिए, एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन। एक के अंदर ही एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे KClO3 है तो बेटा यहाँ क्लोरीन जो है वो 5 है और ऑक्सीजन -2 है। अब यहाँ क्लोरीन -1 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का क्रमशः क्या हो रहा है, अपचयन और ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आपको लग रहा है ये कैनिजार हो गई, 2 बेंजल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन, तो 2 बेंजल्डिहाइड तो सेम ही है ना है तो बेंजल्डिहाइड, अणु तो एक ही है ना, आपने तो बैलेंस करने के लिए 2 लिखा है, 2 अलग अलग थोड़ा है। तो फिर ये भी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। एक ही अणु अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ही अणु के अंदर अपचयन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगी। अब यहाँ देखो क्रोमियम ऑक्साइड है और ये Cr, तो भाई Cr का जरूर जो है वो आपके हो जाएगा, क्या बोलेंगे, +6 से +3 में जा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ क्रोमियम का आपके जरूर हो जाएगा, क्या बोले, ऑक्सीकरण नहीं, +6 से +3 अपचयन, सॉरी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हाँ ठीक है -2 से 0 में चला गया। ठीक है, और यहाँ देखो CrO3, हाँ ठीक है, क्रोमियम, तो भाई क्रोमियम और ऑक्सीजन, तो क्रोमियम का तुम कह रहे हो अपचयन है ना, देखो यहाँ क्रोमियम +6 है और यहाँ क्रोमियम 2x -6, यहाँ क्रोमियम जो है वो +3 है। अब यहाँ ऑक्सीजन तुम्हारा -2 है और यहाँ ऑक्सीजन तुम्हारा 0 पे आ गया, तो ये दोनों इसी के अंदर है ना, इसी के अणु का, इसी के तत्व का ऑक्सीकरण, इसी के तत्व का अपचयन, तो फिर क्या मतलब है, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। जैसे यहाँ देखो AS2S3, तो बेटा यहाँ आर्सेनिक जो है ना वो +3 है और यहाँ जाओ तो आर्सेनिक +5 है। तो खाली आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक का क्या हुआ है, तो मैं कहूंगी आर्सेनिक का तो ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब सल्फर -2 से सल्फर +6 गया, वो सही है ना, लेकिन यहाँ देखो यहाँ नाइट्रोजन +5 है और वहाँ नाइट्रोजन जो है वो +2 है, तो +5 से +2 डाउन हुआ है, यानी अपचयन भी हुआ है। समझे, तो आर्सेनिक का तो ऑक्सीकरण, सल्फर -2 से सल्फर +6, सल्फर का भी ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स मतलब इसका और इसका, तो इस अणु का ऑक्सीकरण इस अणु का अपचयन, तो आप बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। सेम नहीं होना चाहिए, या एक के अंदर ही दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो XMNO, YPbO2 और ZHNO3, XYZ की वैल्यू बता दो, तो आराम से कर लोगे बेटा। MNO है और आंसर में MnO4 माइनस है, H+ हटा दो, है ना, तो MnO4 माइनस, तो ये +2 से +7 में गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो सही, कितने से बढ़ी, तो हम कहेंगे 5 से बढ़ गई भाई। अब PbO2 से, PbO2 में बेटा Pb+4 है और Pb नाइट्रेट में Pb+2 है, तो 4 से 2 में गया, तो ऑक्सीकरण अवस्था घटी तो सही 2, तो फिर वही बात होगी 5 से बढ़ा रहे हो 2 से घटा रहे हो, तो हम कहेंगे ठीक है इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 10 बन जाए
और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि ये भी 10 बन जाए। तो पीबी वाला डेटा 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एमएन वाला डेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू तो 2 रख लो, है ना, और पीबी वाई की वैल्यू 5 रख लो। तो 2 और 5 तो इधर भी है। अब जेड, तो देखो पीबी अगर मैं 5 रखूंगी तो पीबी नाइट्रेट भी 5 बनेंगे ऑब्वियस है। तो पीबी नाइट्रेट 5 बनेंगे तो नाइट्रेट तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 तो तभी होगा ना जब नाइट्रिक एसिड 10 लेओगे। तो यहाँ आंसर आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? अगर मैं यहाँ 5 रखूंगी तो पीबी उधर भी तो 5 बनेगा, तो उस पीबी के आगे 5 लगाऊंगी तो नाइट्रेट 10 हो जाएगा ना। तो नाइट्रेट 10 लाओगे कहाँ से? नाइट्रिक एसिड से, इसलिए जेड की वैल्यू 10। नेक्स्ट देखो, N2H4 प्लस IO3 माइनस प्लस 2HI प्लस Cl माइनस। आंसर आपका ICl N2 3H2। N2H4 और KiO3 का तुल्यांक की बात, तो बेटा N2H4 से तुम N2 में जा रहे हो, तो देखो 4H हटा दो प्लस 4 हटा दो तो N2 का 4 माइनस का 4, N2 का 4 जो माइनस का 4 है ना, प्लस 4 हटा दो तो ये -4, और यहाँ N2 कितना आ रहा है तो हम कहेंगे 0। तो -4 से 0 बढ़ तो रहे हो, कितना बढ़ रहे हो तो हम कहेंगे 4 से बढ़ रहे। तो N फैक्टर जो है ना वो 4 है। तो N2H4 का अणु भार 28 और 4, 28 और 4 कितना हो गया? 32। तो 32/4 16 नहीं 16 क्या 8, सॉरी 8 चौक 32। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट 8 होना चाहिए। तो पहला दूसरा दोनों ही ऑप्शन में 8 ही है। ठीक है, IO3 माइनस है ना, सही किया ना। N2H4 दो नाइट्रोजन का चार्ज जो है वो -4 है और आप जा रहे हो 0, तो 4 से बढ़ रहा है। N फैक्टर इसका 4 हो जाएगा। अणु भर कितना है? 28 और 4। ठीक है, यहाँ तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, IO3 माइनस से ICl बना। अब IO3 माइनस में X की वैल्यू 5 आ जाएगी और ICl में तो बेटा I+1 और Cl -1, तो ये +1, तो 5 से 1, तो 5 से 1 कम हुआ, डिक्रीज बाय 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट को, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए KiO3 के अणु भार को 4 से डिवाइड कर दो। तो भाई K का 39, I का 127, ऑक्सीजन का 16 × 3 और डिवाइड बाय 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 214/4। ठीक है, तो 214 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 53 पॉइंट कितना है? 53.5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं प्रिंट हुए हैं। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 8 और 53 आ तो गया अपने पास। ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लास्ट बस। 0.05 m SiO2 के 12.5 ml ने 0.1 m क्रोमियम सल्फेट के 25 ml को क्रोमियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया। सेलेनियम की परिणामी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ठीक है, अब देखो मेरे पास एक तो सेलेनियम था, सेलेनियम ऑक्साइड, और मेरे पास एक ये CrSO4 था। ठीक है भाई, है ना, यहाँ सेलेनियम है, यहाँ क्रोमियम सल्फेट है। अब आंसर में सेलेनियम का कौन सा कंपाउंड है मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको ये मान लिया, है ना। लेकिन क्रोमियम का जरूर पता है, Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब आप सेलेनियम का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो।
तो वो तो बता देंगे। अब मुझे तो इतना पता है एक ऑक्सीकार है, एक अपचायक है, तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे इक्वल्स टू इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। अब इसके मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी नहीं है तुम्हारे पास, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो हम कहेंगे हाँ इसकी मोलारिटी तो है 0.05 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम कितना है 12.5, ठीक है। अब यहाँ हो इसके मिली इक्विवेलेंट, तो भाई इसकी मोलारिटी 0.1, एन फैक्टर, तो देखो यहाँ क्रोमियम +2 है ना, और यहाँ क्रोमियम क्या है, तो मैं कहूँगी +3 है, लेकिन गड़बड़ हो गई भाई, है ना, यहाँ क्रोमियम 2 है ना बेटा, यहाँ तो क्रोमियम क्या है 1 है, यहाँ क्रोमियम 2 है, तो 2 से 3 जा रहे हो, है ना, तो ऑक्सीकरण अवस्था 1 बढ़ रही है, लेकिन फिर वही बात हो गई, यहाँ ट्वाइस है, तो यहाँ मुझे ट्वाइस करना चाहिए, तब जाके बैठेगा, है ना। तो देखो 2 क्रोमियम के ऊपर चार्ज डिफरेंस आ रहा है ना, वो 1 का, तुम कह रहे हो 2 से 3 बढ़ा, या 4 से, सॉरी कैसे समझाऊं तुम्हें, 2 क्रोमियम +2 है ना, इससे तुम Cr2 पे जा रहे हो +3, 2 क्रोमियम का चार्ज कितना है +2, उससे तुम बढ़ रहे हो +3, तुम कहेंगे यार ठीक है ना, क्या दिक्कत है, लेकिन ध्यान से सोचो, तुम कह रहे हो 2 से 3 बढ़ गया ना, 1 बढ़ा, बिल्कुल 1 बढ़ा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका एन फैक्टर 2 पे 1 का फर्क आ रहा है, तो 1 पे तो आधे का फर्क आएगा ना बेटा, इसका एन फैक्टर हाफ होगा, तो अगर इसका एन फैक्टर हाफ होगा तो आप कहेंगे मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हाफ इंटू वॉल्यूम 25, ठीक है। अब यहाँ तो इसका एन फैक्टर निकाल दो, तो देखो 0.1 इंटू 1/2 इंटू 25, 12.5 नीचे ले जाओ, है ना, और 0.05 भी नीचे ले जाओ, ठीक है भाई। अब क्या करें, पॉइंट उड़ा दो, ठीक है ना, एक सेकेंड, पॉइंट मत उड़ाओ, देखो 12.5 और 25 तो काट दो, 12.5 और 25 कितना हो गया 2, अब उड़ाओ पॉइंट, और पॉइंट उड़ा दो, तो ऊपर कितना आ रहा है 10, तो भाई 10/2, तो मेरे पास आ रहा है आंसर 10/2 क्यों आ रहा है, ये 2 भी कट जाएगा, 5, 10/5, मेरे पास आंसर आ रहा है 2, ठीक है। चेक करो, सेलेनियम ऑक्साइड के 12.5 से हम अगर फाइंड करें तो बेटा हमारे पास एन फैक्टर 4 आना चाहिए, ओके, Cr2SO4, फिर शायद इस, एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक करती हूँ, .05 इंटू 12.5 इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू 0.1 इंटू 25 इंटू 1 है, ओके, ये आपका Cr2SO4 है, Cr2SO4 नहीं है, ओके। देखो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, लेट मी हैंडल, चलो देखो, सेलेनियम और क्रोमियम सल्फेट की लड़ाई है, तो हम कहेंगे सेलेनियम के मिली इक्विवेलेंस किसके, सेलेनियम के, इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस किसके, तो हम कहेंगे Cr2SO4 के, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंस, तो मिली इक्विवेलेंस क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और बेटा अगर आपके पास नॉर्मलिटी नहीं है तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना, इनटू वॉल्यूम, तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी मोलैरिटी कितनी 0.05, सेलेनियम की मोलैरिटी 0.05, एन फैक्टर तो मुझे वाकई में नहीं पता है,
और इसका वॉल्यूम है 12.5। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, है ना, इसके मिली इक्विवेलेंट, तो भाई इसकी मोलैरिटी 0.1। अब ध्यान से देखो, ये क्रोमियम है ना बेटा, ये क्रोमियम यहाँ +2 में है और आप जा रहे हो इधर, है ना, इधर क्रोमियम किस में आ रहा है, +3 में आ रहा है। तो क्रोमियम तुम्हारा +2 से किस में बदल रहा है, +3 में। मैं क्रोमियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर क्रोमियम +2 से +3 में बदल रहा है तो ऑक्सीकरण अवस्था 1 से बढ़ रही है, इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है ना, एक क्रोमियम में बात करें तो हम कहेंगे हाँ वो 1 से बढ़ रही, टेंशन क्या है। तो इसका n फैक्टर जो है वो 1 है ना, क्यों कंफ्यूजन हुआ था मैं खुद ही समझ नहीं पाई। और वॉल्यूम कितना है, तो 25। ठीक है, अब आप आ जाओ, तो हम कहेंगे देखो n इक्वल्स टू 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 12.5। ठीक है, तो भी 12.5 और 25 कितना हो गया, तो 2, और पॉइंट उड़ा दे तो ये आ गया मेरे पास 10। ठीक है, तो भाई 20/5, तो 20/5 कितना हो गया, 4। तो मैं कहूँगी n फैक्टर 4। अब n फैक्टर 4 है ना, कि ऑक्सीकरण अवस्था 4 कर दो, तुम यहाँ फंसोगे। अब सेलेनियम का ऑक्सीडेशन n फैक्टर ना वो 4 है, मतलब सेलेनियम क्या करेगा, तो भाई मेरे पास सेलेनियम ऑलरेडी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। क्रोमियम कह रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, +2 से +3 में जा रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस खा रहा हूँ, है ना। तो सेलेनियम क्या करेगा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। कितने, तो 4 है ना बेटा n फैक्टर, तो अकेला ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर ये सेलेनियम में जाएगा। तो सेलेनियम +4 से 0 में जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक +4 है और यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बात समझ में, ये तो मिली इक्विवेलेंट से करोगे बैठ जाएगा, है ना। और CrSO4 है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको 3 लिया है, 6 थोड़ा ना लिया, है ना। अगर मैं ऐसा कर रही थी ना कि भाई Cr+2 है तो Cr2, है ना, तो Cr2 जो है वो यहाँ +6 है। आई बात समझ में, ये चीज़ देखनी थी, क्लियर। तो फिर वो 2 से 2 बनेगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 का आएगा, ऐसे करना था, क्लियर। सल्फेट जो है ना -2 होता है, 3 सल्फेट -6 अलग कर दो, हाँ +6 है, और वहाँ क्रोमियम +2 है। ठीक है, तो +2 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो n फैक्टर तो एक ही हुआ ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, एक भी क्वेश्चन इसका इजी नहीं है बच्चों, सारे क्वेश्चन तगड़े हैं। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस करना, इसको अपने नोट्स में डालना, जो जो नया नया कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। सारा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट का पेपर टफ करना हो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो AS2S3 का इक्विवेलेंट वेट बताओ। AS2S3 की बात करें तो नाइट्रेट को तो छेड़ना ही नहीं। तो देखो AS2S3 बना क्या रहा है, तो AS2O5 और सल्फर कहाँ गया, तो सल्फर SO3। ठीक है, तो देखो यहाँ आर्सेनिक +3 है और यहाँ आर्सेनिक +5 है। ठीक है, तो 3 से 5 2 बढ़ा, है ना, लेकिन बेटा 2 आर्सेनिक है ना, तो टोटल कितना मतलब डिफरेंस आया, तो मैं कहूँगी टोटल तो 4 बढ़ेगा, 4 का इंक्रीमेंट आएगा। सिमिलरली सल्फर, तो बेटा यहाँ सल्फर -2 है और यहाँ सल्फर +6 है, तो सल्फर -2 से सल्फर +6 कितना बढ़ा, तो मैं कहूँगी 8 बढ़ा। और तुम्हारे पास सल्फर कितने, यहाँ 3 है, बराबर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 है इसलिए ये 2 है, तो मैं लगेगा 2 पे 2 है ना, 2 का ही फर्क आया, वो सही है, लेकिन फिर सल्फर भी तो 3 लेने हैं ना, इसलिए। तो 8 का फर्क तो 1 पे आया, 3 पे कितने का आएगा, तो मैं कहूँगी 24 का। तो यहाँ 24 से बढ़ रहा है और यहाँ 4 से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो है वो 28 का इंक्रीमेंट है। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि इक्विवेलेंट वेट जो है ना वो m/28 आना चाहिए। अच्छा है ना, ये रहा थर्ड ऑप्शन आपका m/28 आना चाहिए। समझे ना क्यों, ओवरऑल देखना पड़ेगा 2 आर्सेनिक और 3 सल्फर, टोटल n फैक्टर देखना पड़ेगा, 2 आर्सेनिक का 4 और 3 सल्फर का 24, तो टोटल 28। ठीक है, तो अब तक मेरे साथ साथ क्वेश्चंस में लगे हुए हो, माता बच्ची कर रहे हो, है ना, इसका मतलब क्वेश्चंस में मजा आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब शेयर लाइक,
ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इसी तरह की परेशानियों के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कंटिन्यू एंड कीप लाइकिंग।